अर्चना कुमारी, विज्ञान की शिक्षिका, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय रमना गया से आज आपके लिए बेहतरीन क्लास लेकर आई हूँ। ये क्लास क्या है? हमारा साइंस ट्रिक्स, यानी ऑल पॉसिबल ट्रिक्स इन वन शॉट। इसमें हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के टीचर्स आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिक्स बताएंगे, जिसके क्वेश्चंस में आप बार बार कंफ्यूज होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको उन शख्स से मिलाना चाहती हूँ जो इस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने आपकी शिक्षा को एक नई दिशा दी और सरकारी विद्यालय की शिक्षा में एक नई क्रांति लेकर आए। वो सिर्फ हमारे प्रोग्राम के डायरेक्टर ही नहीं, हमारे गया जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी हैं। सो प्लीज वेलकम आवर डीपीओ सर मिस्टर आनंद कुमार। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार, डीपीओ सेकेंडरी एजुकेशन। आशा करता हूं कि आपका 10th का जो मैट्रिक का परीक्षा है उसकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अच्छी तरह से तैयारी कर भी रहे होंगे। हमने ये कार्यक्रम जो चलाया है गया गाइडेंस प्रोग्राम, इसमें 45 डेज का हमने कार्यक्रम चलाया था। आप इसको रेगुलर देख भी रहे हैं और उसका जो टेस्ट है वो भी दे रहे होंगे। यदि हमने ये 45 डेज का कार्यक्रम चलाया, इस तरह का एक कार्यक्रम चलाया था ताकि जो साल भर की हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई उसका सब कुछ हमने इसमें कवर कर दिया। तो यदि आपने ये कार्यक्रम देखा है और इसके सारे टेस्ट बनाए हैं, जो होमवर्क इसमें दिया गया है वो किया है, तो ये गारंटीड है कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये 45 डेज का कार्यक्रम जो आपके लिए चलाया गया है, ये क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे जिसमें हमने क्वेश्चन कराए हैं। तो अब जो समय काफ़ी कम बचा है, 2 हफ्ते का समय बचा है, तो इसमें अभी हम लोग को क्या करना है उसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहता हूँ, कुछ ट्रिक्स बताना चाहता हूँ। उस पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले है कि डाइवर्सन नहीं करना है, अपना अटेंशन केवल पढ़ाई पर रखना है। यदि किसी तरह का पर्व त्यौहार, शादी ब्याह का इस तरह का फंक्शन है, उससे दूर रहिए। आपका अभी एक ही फोकस होना चाहिए कि अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें, इसी पर ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरा बात है कि आप वो भी डाइवर्सन नहीं, जैसे आपने जो पढ़ रखा है तो आप नया चीज़ मत पढ़िए। जो आपने पढ़ रखा है उसके नोट्स जो बना रखे हैं उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। तीसरा चीज़ है कि आप क्या कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन को जो होता है उसका उत्तर लिखने का कोशिश कीजिए। उसके लिए सबसे पहले समय सीमा जो है उसका ध्यान रखिए कि एक क्वेश्चन को लिखना है, सपोज दैट जब एक क्वेश्चन को लिखना है तो उसमें कितना समय लगता है उसको जानिए, और हमको कितना समय एक्चुअली एग्जाम में चाहिए ताकि सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो सके, तो उसका ध्यान रखिए। जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसको पहले से पता करके रखिए कि इसको मैक्सिमम इतना समय देना है, उससे ज़्यादा समय नहीं देना है। और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन पेपर लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है मॉडल सेट, वो लीजिए। हमने जो होमवर्क दिया है आपको या फिर क्वेश्चन जो हमने करवाए हैं क्लास में, उससे क्वेश्चन उठाइए और उसके आंसर खुद लिखिए बिना उसका उत्तर देखे। क्वेश्चन का उत्तर लिखिए, समय के साथ घड़ी लीजिए और उसके साथ उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। और जब ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो जो एग्ज़ाम का जो डर होता है वो डर अभी से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद क्या है, हम लोगों ने आपके लिए बता दूं कि हमारे गया गाइडेंस की जो टीम है, काफ़ी एक्सपीरियंस इसमें टीचर्स लगे हुए हैं। उन्होंने एक कंपाइलेशन, एक संग्रह निकाला है। वो क्वेश्चन का संग्रह है, उसका उत्तर भी दिया हुआ है। तो यदि आपका कुछ चीज़ छूट गया है, कुछ चैप्टर्स छूट गए हैं, तो आप इसको रेफरेंस के लिए और अभ्यास के लिए ये जो मैगजीन हमने निकाला है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैगजीन को आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पर या टेलीग्राम चैनल पर, ये हर एक जगह अवेलेबल है हमारे चैनल। उससे आप इसको आप प्राप्त कर सकते हैं और उससे प्रयास कीजिए। इसके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अति संभावित क्वेश्चन है, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी आपका लाभ करेगा एग्ज़ाम्स में। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आपका जो तैयारी है इसमें ये मैगजीन आपका काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसी के साथ मैं शुभकामनाओं के साथ आपके अच्छे से नंबर आए मैट्रिक एग्जाम में, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेष तो आप लोग को मिल गए। डेफिनेटली आपके स्कोर काफ़ी अच्छा आने वाले हैं। लेकिन अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और साइंस ट्रिक्स के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी जो हमारे साइंस टीम के लीडर भी हैं और केमिस्ट्री के टीचर भी हैं, जो आपको काफ़ी यूजफुल और फ्रूटफुल साइंस के ट्रिक्स बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर देवेंद्र सिंह।
आज के क्लास का जो हमारा विज्ञान से संबंधित साइंस ट्रिक्स का आज आयोजन किया गया है, ये हमारा गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत एक उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा, जिसमें हमारे गया गाइडेंस प्रोग्राम के डायरेक्टर सर ने आपको सारी विषय वस्तु के बारे में आपको अवगत करा दिया है। अब हम सारे मेंटर्स आपको एक एक विषय वस्तु को लेकर के आपके सामने ट्रिक्स को रखेंगे, जो कि एक आपके लिए नया चीज़ यह होगा कि जैसा कि हमारे डायरेक्टर ने सर ने कहा कि आप नए कोई भी टॉपिक को शुरू नहीं करना है, सही बात है, नहीं करना है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है और इस ट्रिक्स से आपका काम चल जाए, तो शायद इस ट्रिक्स को अपनाकर आप देखेंगे तो आपके लिए ये फ्रूटफुल होगा, आपके लिए बेहतर अंक लाने में काफ़ी मदद करेगा। और इसके लिए विज्ञान विषय जो कि कठिन विषय माना जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक उससे भी कठिन मैथमेटिक्स भी माना जाता है, जिसका भी ट्रिक्स आने वाले समय में आने वाले हैं इस प्रोग्राम में। तो आपको मैं बता दूं कि विज्ञान में जो आप विशेष ज्ञान की बात करते हैं, जहाँ पे नवाचार की बात करते हैं, जहाँ पे इनोवेशन की बात करते हैं, ये ट्रिक्स आपको काफ़ी मदद करेगा, आपको आगे के कक्षाओं के लिए भी मदद करेगा। तो अब मैं एक उदाहरण के लिए सोदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ कि ये तो है केमिस्ट्री के लिए, लेकिन ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, कुछ हद तक ये बायोलॉजी में भी काम आएगा, यानी यूँ कहिए कि पूरे विज्ञान में ये ट्रिक्स काम आएगा। वो ट्रिक्स है क्या, एक उदाहरण के साथ मैं आ रहा हूँ। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। अब ये जो है, जो हम लोग यहाँ पर एक लिखा हुआ एक स्लोगन है, ये स्लोगन को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आप देखेंगे। तो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। ले के 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई, नीचे सुनो प्रभात है। कौन, आइए आगे। होंगे ब्रह्मानंद पंडित और कलावती सोनालाई फ्री में। ये एक स्लोगन है, ये एक पारिवारिक बात विचार जो होती है, परिवार में आता है, आपके घर में कोई आते हैं, कोई एक फैमिली होता है, तो आपके यहाँ डोर नॉक करते हैं, उसमें आपको बताया जाता है देखो कौन है, फिर बताया जाएगा अरे कोई नहीं, वो होंगे, उन्हीं का आने का समय हो गया है। इस तरह से आपके पास ये एक तरह के स्लोगन बनाया गया है जो पारिवारिक स्लोगन है। अब इसका इस्तेमाल आप साइंस के किस किस विषय में कर सकते हैं, तो साइंस के आप केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में कर सकते हैं, फिजिक्स में कर सकते हैं, और मैंने जैसा बताया कि बायोलॉजी में भी कर सकते हैं। अब ये जैसे पोटासियम, मैं बायोलॉजी की बात करूं, ये पोटासियम आप देख रहे हैं, कैल्शियम देख रहे हैं। आपको पता होगा कि ये दोनों ही लाइफ प्रोसेस के लिए दोनों मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम और पोटासियम के अगर अमाउंट कम हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां होती है हमारे बॉडी में, ये आपको हमारे जब जीव विज्ञान की शिक्षिका आएंगी तो आपको बताएंगी कि इससे क्या क्या बीमारी, इसकी कमी से कि एक हेल्दी पर्सन के लिए कितना सोडियम का अमाउंट होना चाहिए और कितना पोटासियम का अमाउंट हमारे बॉडी में होना चाहिए, ये वहाँ भी आपको यूज कर सकते हैं। देखिए ये दोनों मेटल को यहाँ लिया गया है। अब मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि आपके बोर्ड में जो संभावित क्वेश्चन हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो पहले से कई बार रिपीट होते आ रहा है, उन क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया, उसके संतुलन करने के बारे में आप पढ़े हुए हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार पढ़े हुए हैं। उससे संबंधित आप आगे बढ़ते हैं तो अम्ल भस्म क्षार पढ़े हुए हैं। उससे आगे बढ़ते हैं धातु अधातु पढ़े हुए हैं, धातु की क्रियाशीलता, अधातु की क्रियाशीलता। मैं कितने टॉपिक का नाम बताऊंगा, वो सारे आपने जो पढ़ाई कर रखी है या पहले से जानते हैं, उसी के बारे में कुछ उदाहरण के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूँ। बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, एक डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल का नाम सुना होगा तो लोग इलेक्ट्रिसिटी में डेनियल सेल बनता है, उसमें हमारे पास एनोड कैथोड होते हैं, एक रिएक्शन लिखे जाते हैं। अब वो एक रिएक्शन को बोर्ड ने कितनी बार क्वेश्चन को पूछा है, आप वो एक रिएक्शन को देखिए कि बोर्ड ने कितनी बार उस क्वेश्चन को पूछा है कि डेनियल सेल में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोड कौन कौन हैं। मात्र एक रिएक्शन, अगर आप बच्चे जानते हो, एक रिएक्शन ये है, ये हमने लिखा कॉपर सल्फेट, ये मैंने लिखा जिंक,
और ये इसका प्रतिफल है जिंक सल्फेट और ये कॉपर है। कहने का तो एक रिएक्शन है, ये डेनियल सेल में प्रयुक्त होने वाले एनोड और कैथोड का पूरा कंपोनेंट है। कैसे कंपोनेंट है? ये हमारा जिंक का रॉड होता है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, इस मिक्सचर को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये हमारा कॉपर है और कॉपर सल्फेट का मिक्सचर है, ये हमारा एक दूसरा इलेक्ट्रोड होता है। अब क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड तो दो तरह के होते हैं। अब ये दो तरह के इलेक्ट्रोड को हम लोग कैसे जानेंगे कि इस डेनियल सेल में ये मेरा कौन सा इलेक्ट्रोड जो है एनोड है, कौन सा कैथोड है? बच्चों के लिए परेशानी होती है। ये तो एक जो उदाहरण है ये तो आपके बुक में है, आप पहले से याद कर लेता है बच्चा कि जिंक रड एनोड है, कॉपर रड कैथोड है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ आ जाइए, इसमें आपको देखने हैं, ये आपका टॉप में है, सबसे ऊपर है, और ये जो है आपका सबसे अंत में है। तो आपको देखना है कि यहाँ से ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, जैसे स्लोगन बोला जा रहा है वैसे ही एलिमेंट के बारे में सोचना है। आपके पास देखिए कि जिंक का स्थान कहाँ है, तो देखिए जिंक यहाँ पर है। इसके बाद कॉपर को देखिए कहाँ है, तो आप पाएंगे कि जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। और मैं ये बता दूँ, आप कोई भी सेल बनाना, जो मेटल का रॉड, जो मेटल इस सीरीज में ऊपर होगा वो हमेशा एनोड होगा, और जो नीचे होगा हमेशा कैथोड होगा। चाहे वो आपका जिंक और कॉपर का रड का बना हुआ डेनियल सेल हो, या आयरन और क्रोमियम का बना हुआ हो, जिंक और मैग्नीज का बना हुआ हो, पोटासियम या बेरियम का बना हुआ, जिस भी मेटल के रॉड का बना हुआ, आप इससे आसानी पूर्वक उस डेनियल सेल का एनोड और कैथोड आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। आपको कहीं से परेशानी नहीं होगी कि इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है। देखिए एक बोर्ड का ये क्वेश्चन था कि डेनियल सेल में इसमें एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये किस प्रकार का प्रतिक्रिया है? तो बच्चे बोलते हैं कि विस्थापन प्रतिक्रिया है। तो ये विस्थापन प्रतिक्रिया है। अब इसी क्वेश्चन को पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन विस्थापन प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तो विस्थापन हो गया। अब पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन विस्थापन नहीं है। देखिएगा, FeSO4 प्लस कॉपर, CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस क्रोमियम, that is Cr2SO4 thrice, and now iron। ये बैलेंसिंग नहीं किया हुआ, बैलेंस कर लेंगे इसको हम लोग। इसी प्रकार अगर हमारे पास आता है MnSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Mn, इसमें से कोई एक ऐसा रिएक्शन है जो ये सीरीज बता रहा है को विस्थापन रिएक्शन नहीं है। ये रिएक्शन संभव नहीं है। कौन संभव नहीं है? ये तो हो गया कि ठीक है जिंक ऊपर है, इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। ये आयरन और ये कॉपर है। अब ये देखना है कि क्या ये कॉपर के पास इतना एक्टिविटी है कि इस आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस कर सके। ये देखना कि क्रोमियम के पास इतना एक्टिविटी है जो आयरन को कर सके। जिंक के पास इतनी एक्टिविटी है जो मैग्नीज का। आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए जिंक से ऊपर मैग्नीज है, तो मैग्नीज को तो जिंक डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैग्नीज की एक्टिविटी ज़्यादा है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये करेगा नहीं करेगा। अब दूसरी बात क्या है, अब आइए फेरस सल्फेट और क्रोमियम में, ये है फेरस सल्फेट, ये क्रोमियम, यस इसको ये कर लेगा। नंबर 2, नंबर 3 में यहाँ पर ऊपर से 2 में आइए, फेरस सल्फेट कॉपर, ये भी नहीं करेगा। यानी ये रिएक्शन विस्थापन है, फिर ये विस्थापन नहीं है, फिर उसी तरह से ये विस्थापन नहीं है, ये विस्थापन है। ये आपको किसी प्रकार का अगर रिएक्शन आता है, आप कुछ नहीं करेंगे, उस धातु को, मेटल को उस सीरीज में ले जाएंगे, देखेंगे कि अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन बना हुआ है या जो सॉल्ट है उसमें जो मेटल लगा हुआ है और जो सिर्फ मेटल है, उन दोनों का पोजीशन कहाँ है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। अगर पहले वाला मेटल है, पहले जो सीरीज में आया है, अगर वो मेटल है तो उसके सॉल्ट से उसको विस्थापित कर देगा, यानी वो विस्थापन रिएक्शन होगा। तो देखिए इसमें एक ही पॉइंट जानने से हम लोग रिएक्शन का टाइप भी समझ गए। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेल का भी पहचान कर पा रहे हैं कि इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है। इसके आगे हम लोग आते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन जो है ये क्या है, ये हमारा अधातु है। ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। क्लोरीन क्या है, अधातु है। आयरन, ये फ्लोरीन क्या है, अधातु है। इसमें कुछ मेटल को भी ध्यान में रखिए, कॉपर मेटल धातु, सिल्वर
मरकरी, प्लैटिनम, गोल्ड, ये सब जो है मेटल है। तो हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि मेटल ज़्यादा सक्रिय होता है नॉन मेटल से, अधातु से धातु ज़्यादा सक्रिय होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन तो इन कॉपर से, मरकरी से, सिल्वर से, प्लैटिनम से और गोल्ड से ज़्यादा सक्रिय है हाइड्रोजन, जबकि अधातु है। उसी प्रकार आप आयोडीन के बारे में देखिए, आयोडीन कॉपर से कम है लेकिन सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील है। उसी प्रकार आप इस तरह से आप देखते जाएंगे, इसके सीरीज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास जो ये फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन को हम लोग ले रहे हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे यहाँ पर दिखा रहा है कि नीचे पोजीशन रखा है, लेकिन अगर नॉन मेटल की सक्रियता की बात करें तो ये सबसे आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो बातें होती हैं, धातु सारे क्षारीय होते हैं, अधातु हमारे पास जो होते हैं वो सारे अम्लीय होते हैं। तो क्षारीय और अम्लीय की भी आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास अम्ल है, उस अम्ल में कौन से ऐसे धातु को डाल दें तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने लगता है। आपने पढ़ाई कर रखा, हाइड्रोजन गैस बनाने का ये लैब मेथड है कि कौन सा ऐसा हम लोग मेटल का यूज करते हैं एसिड में डालकर। तो आपके सामने ये आएगा कि सिर्फ आपको क्या याद रखने हैं, सिर्फ याद रखना है कि कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, प्लैटिनम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने मेटल हैं वो एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो इस प्रकार इस सीरीज का प्रयोग करके हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक ही तरह के आने वाले जो बोर्ड के संभावित क्वेश्चन होते हैं, हम लोग इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इसको हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारे पास जो ट्रिक्स का खजाना पड़ा हुआ है, हमारे आने वाले जो मेंटर्स हैं, अगला मेंटर्स हमारे जयंती आचार्य मैम होंगी, जो कि आपको बायोलॉजी का एक भरपूर जानकारी देंगी और उनकी क्लास का आप एंजॉय करें। धन्यवाद।